नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? ऑप्शन है पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र या नागभट्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुष्यमित्र। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के 9वें और अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य थे। उन्होंने 187 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी और शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ऑप्शन है सेनापति, प्रधानमंत्री, गवर्नर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेनापति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुधर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वसुदेव। दोस्तों, कण्व राजवंश के संस्थापक वासुदेव कण्व थे। यह एक ब्राह्मण राजवंश था जिसने शुंग राजवंश का स्थान लेने के बाद 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। यह राजवंश भारत के मध्य और पूर्वी हिस्सों में शासन करता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी या वशिष्ठिपुत्र श्री पुलुमावी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिमुक। दोस्तों, सिमुक ने सातवाहन राजवंश की स्थापना की। वे शासकों के प्रतिनिधित्व के साथ अपने सिक्के जारी करने वाले प्राथमिक स्थानीय भारतीय शासक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ऑप्शन है नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या चेरों के अधीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मौर्यों के अधीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऑप्शन है कुजुल कटफिसस, भीम कटफिसस, कनिष्क या वशिष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कनिष्क। दोस्तों, कनिष्क अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में ही बौद्ध हो गया था। पेशावर प्रसिद्ध चैत्य का निर्माण करवाकर उसने इस धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा मध्य एशिया एवं चीन में प्रचार करवाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन है भारत इस्लाम शैली, भारत ईरानी शैली, भारत चीन शैली, भारत ग्रीक यूनानी शैली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत ग्रीक यूनानी शैली। दोस्तों, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु गांधार था, अतः इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन है पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या सारनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरुषपुर। दोस्तों, कनिष्क साम्राज्य की राजधानी गांधार प्रांत के नगर पुरुषपुर में थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन है पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर या पंजाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पेशावर। दोस्तों, पुरुषपुर आधुनिक पेशावर का प्राचीन नाम है। पेशावर पाकिस्तान का एक शहर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? ऑप्शन है हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कनिष्क। दोस्तों, चरक कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। चरक प्राचीन भारत में आयुर्वेद चिकित्सा के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। ऑप्शन है प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला या गुप्त कला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गांधार कला। दोस्तों, तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, भारत में सर्वप्रथम
स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन है कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक या गुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडो बैक्ट्रियन। दोस्तों ऐतिहासिक रूप से भारतीय यूनानी राजा देवदोटस सोटर प्रथम के राज्यकाल की भारत में सबसे पुरानी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ऑप्शन है मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या दिल्ली संग्रहालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय। दोस्तों मथुरा संग्रहालय की स्थापना 1874 में मथुरा जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी सर एफ.एस. ग्रोसे ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित में से किसने सोने की सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ऑप्शन है कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक या गुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुषाण। दोस्तों कुषाण राजवंश अपने शुद्धतम सोने के सिक्कों के लिए जाना जाता है। कुषाण इंडो ग्रीक थे जो उत्तर पश्चिम भारत में शासन करते थे। कुषाणों के सिक्कों को विश्व में दुर्लभ सिक्कों में स्थान मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? ऑप्शन है सीसा, पोटीन, तांबा या स्वर्ण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीसा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शन है कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट या कालिदास, कंबन, वसुमित्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। दोस्तों कनिष्क के दरबारी विद्वान नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र थे, इसलिए वे कनिष्क के समकालीन थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? ऑप्शन है सातवाहन, मौर्य, गुप्त या चोल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सातवाहन। दोस्तों सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षु को कर मुक्ति दान करने की प्रथा का आरंभ किया था। सातवाहनों ने दक्कन में भूमि अनुदान प्रथा को शुरू किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है शकों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने या कुषाण ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूनानियों ने। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दे की अवधारणा यूनानियों के द्वारा पेश की गई थी। यूनानी रंगमंच सहित कला और संस्कृति में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट को किसने आरंभ कराया? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, हर्ष या फाहियान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनिष्क। दोस्तों भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग को कनिष्क द्वारा खोला गया था। रेशम मार्ग की स्थापना चीन के हान राजवंश के दौरान की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनिष्क। दोस्तों चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबारी विद्वान थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनिष्क। दोस्तों कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका उपयोग भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। ऑप्शन है पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या बर्मा में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान में। दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता था कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, जबकि विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या मयूर शर्मन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खारवेल। दोस्तों महाराज खारवेल कलिंग के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। इन्होंने भारत के कलिंग वर्तमान उड़ीसा से दूसरी या पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान शासन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन है धर्म, कला, साहित्य या वास्तुकला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वास्तुकला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 है,
सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, सातवाहन भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था जिसने आंध्र प्रदेश पर शुरुआत में अपना शासन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 26 है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है औरंगाबाद, पैठन या प्रतिष्ठान, मदुरा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पैठन या प्रतिष्ठान। दोस्तों, प्रतिष्ठान प्रथम सातवाहन राजा सिमुक की राजधानी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन है हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नानाघाट या नासिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाथी गुम्फा। दोस्तों, हाथी गुम्फा शिलालेख उनके 38वें वर्ष तक खारवेल के जीवन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है, जिसमें उनके शासनकाल के 13 वर्ष भी शामिल हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 28 है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राकृत। दोस्तों, सातवाहन शासकों की राजभाषा प्राकृत थी और इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। उन्होंने संस्कृत से अधिक प्राकृत को संरक्षण दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 29 है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलुमावी, हाल या सिमुक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाल। दोस्तों, राजा हाल सातवाहन वंश का एक विद्वान राजा था। उसने गाथा सप्तशती की रचना की, जो प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन है बैक्ट्रियन या ग्रीक, पार्थियन, शक या कुषाण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैक्ट्रियन या ग्रीक। दोस्तों, विदेशी आक्रमणकारियों की श्रृंखला में सबसे पहले बैक्ट्रियन या ग्रीक शासकों का नाम आता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इन्हें यवन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं हम इसके दूसरे भाग के साथ। थैंक यू।